बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट क्लब पेपर 24 जनवरी 2026 को होने वाला पेपर आज सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ ब्लैक डे ऑफ कश्मीर। ब्लैक डे ऑफ कश्मीर कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और उस हवाले से ये दिन याद दिलाता है कि जब 27 अक्टूबर को इंडियन फोर्सेस जो है श्रीनगर में दाखिल होती हैं और फिर कश्मीर के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं। सो इंडियन फोर्सेस एंटर्ड श्रीनगर में ये एंटर होती हैं और एक कश्मीर के ऊपर गस्बाना कब्ज़े की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले उस वक्त जो है कश्मीरियों की तरफ से ये डे सेलिब्रेट किया गया था। तो कश्मीरी जो है ब्लैक डे मनाते हैं 27 अक्टूबर को हर साल, और पूरी दुनिया में जो है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से भी 27 अक्टूबर को ब्लैक डे यौम सियाह मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर कब मनाया जाता है? पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे कि यौम यकजहती कश्मीर, यौम यकजहती कश्मीर वो हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। और ये सबसे पहले यौम यकजहती कश्मीर का जो आइडिया था जमात इस्लामी की तरफ से दिया गया था। उस वक्त जो थे काजी हुसैन अहमद की तरफ से ये दिया गया था आइडिया। जो आइडिया था इट वाज गिवन बाय काजी हुसैन अहमद, काजी हुसैन अहमद या जमात इस्लामी भी हम कह सकते हैं। और फिर इसी यौम यकजहती को सपोर्ट करने के हवाले से उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो था इसका साथ दिया था। ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान ने भी इसको जो था मानना शुरू कर दिया था। तो कब? 1990 में पाकिस्तान ने कहा कि हम भी यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। और उस वक्त सबसे पहले किसकी तरफ से? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और उस वक्त ये सीएम पंजाब थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और साथ में अपोजिशन लीडर भी थे, और साथ में अपोजिशन ये लीडर भी थे। तो उन्होंने काजी हुसैन अहमद साहब की तरफ से जो तजवीज़ थी कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाए, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 1990 में ऑफिशियली तौर पर इसको यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से नाम दिया गया और आज तक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर ये देखा जाए कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने अपने आइन के अंदर एक तब्दीली की थी। 5 अगस्त इन 2019 में इंडिया ने अपने आइन के अंदर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A में तब्दीलियां की थी। कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां की थी, आइनी तब्दीलियां की थी इंडिया ने। और इन्हीं तब्दीलियों के रिजल्ट में उन्होंने कहा था कि जो पहले जो इंडिया का एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर थी उसकी एक आज़ाद हैसियत थी, एक आज़ाद रियासत के तौर पर उसको जाना जाता था। लेकिन मोदी की हुकूमत ने आकर इस वादी जन्नत, वादी कश्मीर जो थे वहाँ पर अपना गासबाना कब्ज़ा जमाने की मज़ीद कोशिशें जारी की। और उस हवाले से अपने आइन में भी तब्दीलियाँ कर दी। और अपने आइन में कौन सी तब्दीलियाँ की थी? आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, जिसके तहत जो आज़ाद कश्मीर था उस वक्त, और उसकी जो आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर उसकी हैसियत थी, उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया था। तो कश्मीर के हवाले से ये भी सबसे अहम इंफॉर्मेशन है कि यौम सियाह कब सेलिब्रेट किया जाता है। यौम सियाह हर साल 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी तरह से 5 फरवरी जो यौम यकजहती कश्मीर है, इसका आइडिया काजी हुसैन अहमद साहब ने दिया था। 1990 में, 1990 में पाकिस्तान की तरफ से भी इसको ऑफिशियली तौर पर अपनाया गया था कि यौम यकजहती कश्मीर है। और कश्मीर के हवाले से फिर 5 अगस्त को दुनिया की तारीख में एक अंदोहनाक वाक़या हुआ जब इंडिया ने अपना गासबाना कब्ज़ा बढ़ाने की मज़ीद कोशिश की और उस वक्त अपने आइन के अंदर तब्दीलियाँ कर दी। यूँ वो इंडिया के ऊपर गासबाना और जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी चार्टर हैं उसके वायलेशंस करते हुए उस पर गासबाना कब्ज़ा उसने जमाया हुआ है। और कश्मीर के हवाले से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता।
और कश्मीर के तमाम मुजाहिदीन और कश्मीर के तमाम शुहदा की मेहनत और अज़मत को हम सलाम पेश करते हैं। अब आगे सब बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल है AlCl3 when heated it converts into Al2Cl6, which type of bonding is present in Al2,6। तो उसमें जो बॉन्डिंग मौजूद होती है वो कोवलेंट, और कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप होती है? दैट इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है ड्यू टू ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता, उसको नाम दिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो अमोनिया की एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया है, इसमें एक नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन से सराउंडेड है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में आते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से शो करा देते हैं। डॉट, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के 5 आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डॉट से शो कराए गए हैं। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक नंबर से पता चलेगा, एटॉमिक नंबर है 1, तो 1 एटॉमिक नंबर है, इट मींस के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको डॉट से शो कराते हैं, उसको क्रॉस से शो मैं करा देता हूँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब होगा क्या कि इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग आपस में बना लेंगे। इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग बना लेंगे। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग उन्होंने बना लिया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन खड़े हुए हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, इसीलिए इसको नाम देते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने होते हैं? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, जिसमें जो नाइट्रोजन है ये डोनर है, ये डोनेट करने वाला है, और साथ में कोई हाइड्रोजन आयन इसको एक्सेप्ट करेगा, जिसका पॉजिटिव होगा, ये होगा एक्सेप्टर होगा। और नाइट्रोजन क्या है? दैट्स अ डोनर, ये डोनर है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डोनर और एक्सेप्टर एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसका नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी। और कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है that is formed by the mutual sharing of electron. It is not formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. जब complete transfer of electron से बॉन्ड बनता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसको आयनिक बॉन्ड नाम दिया जाता है। और एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान मोस्टली जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। साइंस में अक्सर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर जो है उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? H2O। अब इसमें ज़ाहिरी तौर पे पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा। जब हम H2O की बात करते हैं, इट मीन्स कि एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब देखा जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, मैं उसको डॉट से शो करा देता हूँ जी, ये डॉट से शो करा दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी मैंने डॉट से शो करा दिया रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन जो है इसका मास नंबर होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है 8 रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन जो है बेटा, ऑक्सीजन 16/8 है, तो 8 जो है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जी। अब 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं मैंने उसको फिट करने हैं। अब मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कराऊंगा जी। ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से शो करा दिया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो करा दिया, 2 हो गए, 4, ये 2 और ये 2, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे, और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बॉन्डिंग बना लिया, ये भी मेरे पास क्या बॉन्ड बन गया। अब ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खड़े हुए हैं, एक ये पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये पेयर इलेक्ट्रॉन, तो अक्सर का यह सवाल पूछा जाता है कि वाटर के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो 2 है, जैसा कि यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है विद कंसेप्चुअल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अगला सवाल है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इंग्लिश करेक्शन। इसमें जो सेंटेंस आया हुआ था कि नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द बस लेफ्ट। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया होता है वो मोस्टली इस कंडीशन में होता है कि नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द बस लेफ्ट। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब भी नो सूनर, और नो सूनर क्या है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इंग्लिश के हवाले से, याद रखिएगा जी, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बेटा। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में और कौन सी एग्जांपल हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि इफ है, व्हेन है, एज सून एज है, नो सूनर है। तो फिर ये क्या है? ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इस तरह का सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब जब भी किसी सेंटेंस में नो सूनर लग जाता है, सो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इन्वर्जन रूल। हमें इन्वर्जन रूल की तरफ जाना पड़ेगा बेटा। अब इन्वर्जन रूल क्या होता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाना होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो उसको हैड को मैं शुरू में लेके आऊंगा। ये नो सूनर पहले लगा के, नो सूनर आ गया, नो सूनर मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इस हैड को मैं शुरू में लेके आऊंगा, जैसा यहाँ पे हैड है, और इसीलिए ये फिगरा बनेगा ठीक। एक और एग्जांपल जो मोस्ट रिपीटेड है कि नो सूनर आई सॉ अ लायन, आई सॉ अ लायन, आई रैन अवे, आई रैन अवे। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि नो सूनर आया हुआ है, जब भी नो सूनर है हमने सिंपल सेंटेंस नहीं करना, हमने इन्वर्जन रूल की तरफ जाना है। इन्वर्जन रूल ये कहता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आओ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास, मैं टेंस को देखता हूं। नो सूनर को मैंने यहां पे लगा दिया, नो सूनर का नो सूनर आ गया। अब आई सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? डिड। मुझे शुरू में लगाना पड़ेगा नो सूनर, और डिड सब्जेक्ट बाद में लगेगा। जब डिड लग गया फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है। नो सूनर डिड आई सी अ लायन। और फिर याद रखिएगा जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं, जैसे ईदर आर, नीदर नॉर, सच एज, सच दैट, इसी तरह से नो सूनर के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल होती है वो दैन इस्तेमाल होती है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ओकेजनली, इनके साथ भी जो इन्वर्जन रूल अप्लाई होता है, लेकिन वहां पर कोरिलेटिव कंजंक्शन व्हेन इस्तेमाल होती है। नो सूनर के साथ हमेशा जो कंजंक्शन इस्तेमाल होती है दैट इज दैन इस्तेमाल होगा। इसीलिए नो सूनर डिड आई सी अ लायन then I ran away, then I ran away। तो ये इंग्लिश में इन्वर्जन रूल याद रखिएगा कि जब भी नो सूनर आ जाए सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आओगे, इट मींस बिफोर द सब्जेक्ट, और आपको क्या लगाना पड़ेगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? इन्वर्जन रूल लगाना पड़ेगा जी। उसके बाद है कि इफ शेल जियोलॉजिस्ट, अगर कवरिंग की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, और सरफेस की बात हो रही है तो जियोलॉजिस्ट होता है। तो फॉसिल्स कौन सा होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो पेलियंटोलॉजिस्ट होता है। और जो पेलियंटोलॉजी है, इट्स दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस वी मे से that deals with the study of the fossils, and fossils are the dead remains of living organism. They may be plants, they may be living organism, they may be other living organism, they may be human beings। जब वो डेड हो जाते हैं तो उस वक्त ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, तो उनकी जो मुर्दा बाकियात हैं उनको फॉसल्स नाम देते हैं, और उन्हीं से फॉसल फ्यूल्स निकल रहे होते हैं। और फॉसल्स की स्टडी का नाम क्या है? पेलेंटोलॉजी है। और फॉसल्स को कौन स्टडी करता है? पेलेंटोलॉजिस्ट, वो साइंटिस्ट है। यहाँ पे साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट एक एनालॉजी का कंपैरिजन था इंग्लिश के हवाले से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके मतलब कि इडियम, इट टेक्स वन टू नो वंस मीन। सो उसका मतलब क्या होता है? ओनली एन एक्सपर्ट कैन आइडेंटिफाई अनदर। एक एक्सपर्ट जो है वो दूसरे को जान सकता है। मतलब एक एक्सपर्ट, एक जो माहिर होता है, जो कारीगर उस्ताद होता है, अपने फ़न में माहिर होता है, उसी को ही दूसरे के उस्ताद का पता चल सकता है। वो इतनी ही मतलब है कि परख रखते हैं कि दूसरे के काम को, एक्सपर्ट को वो जान सकें। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि जब नुकसान हो जाता है तो उसके बाद पछतावा करना। इट्स यूजलेस, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जब नुकसान हो जाता है तो उसके बाद वावेला करना, पछताना और अरमान करना, हाय हाय करना, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इडियम्स, और ये प्रोवर्ब है तो उसके मुताबिक इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क आएगा, याद रखिएगा जी। उसके बाद कि प्लूरल ऑफ माउस इज़, ये माइस इसका प्लूरल है। बेसिकली ये इर्रेगुलर नाउन की कैटेगरी में आता है बेटा। अब इर्रेगुलर नाउन इंग्लिश में कौन से होते हैं? कि ऐसे नाउन जिनकी आप प्लूरल बनाते हुए आपको
ईएस या आईएस नहीं लगाना पड़ता। रेगुलर नाउन में आप क्या करते हो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय है तो उसकी जमा क्या बनेगी बेटा, बॉयज बनेगी, इट्स अ रेगुलर नाउन। जैसे फैन है तो उसकी जमा क्या बनेगी, फैंस बनेगी, इट्स अ रेगुलर नाउन बेटा। इररेगुलर नाउन क्या है, मैन की जमा क्या बनती है बेटा, दैट्स अ मैन। इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। और आजकल इसी तरह से सिंपल कंसेप्ट ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा है दैट्स इररेगुलर नाउन कंसेप्ट। मैन का क्या बनेगा, मैन बनेगा, और वुमेन का क्या बनता है, वुमेन बनता है बेटा, वुमेन। चाइल्ड क्या बनता है बेटा, चिल्ड्रन। ये इररेगुलर नाउन। इंग्लिश के हवाले से ये बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे, माइक्रो लेवल को उसने सवाल किया हुआ था कि प्लूरल ऑफ माउस इज तो कौन सा होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज माइस। इंग्लिश के हवाले से ये सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है दैट इज when a species disappears from an area of ecosystem it is called as, उसको एक्सटेंशन का नाम देते हैं। एक्सटेंशन मीन कि अब उसका आखिरी जानदार भी जिंदा नहीं रह चुका, लिहाजा वो किसकी तरफ जाएंगे, वो एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, उसका आखिरी जानदार भी नहीं बच चुका। और अनडेंजर्ड किसे कहते हैं, अनडेंजर्ड मीन कि जिसको खतरा है, अनडेंजर्ड मीन दैट इज नियर टू एक्सटेंशन, नियर टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन इस सफाई हस्ती से, हस्त कहते हैं जिंदगी को, इस सरफेस, जिंदगी की जो सरफेस है इसको बायोस्फीयर कहते हैं, कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। अब वहाँ पे उसका एक भी जानदार बाकी नहीं बचा, दैट्स एक्सटेंशन। जैसे कि डायनासोर अब एक्सटेंड हो चुके हैं, पांडा को बचा लिया गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फेडरेशन है उसका जो ओवरऑल सिंबल है वो पांडा है, क्योंकि उसको बचा लिया गया है। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनको मुस्तकबिल करीब में एक्सटेंट होने का खतरा होता है, नियर टू एक्सटेंशन होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो जो हाइड्रोस्फीयर है बेटा, हाइड्रोस्फीयर द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वाटर एग्जिस्ट, जहां पे पानी पाया जाता है बेटा। सेम इज द केस एटमॉस्फेयर, जहां पे एयर है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जहां पे क्या है बेटा, दैट इज अ एयर। और बायोस्फीयर क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी, और ये रूट वर्ड्स भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल है कि विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू अवॉइड अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग जैसे कराची में होती है, जैसे लाहौर में होती है, मतलब जो गलियां हैं और वो सैलाब का मंजर पेश कर रही होती हैं, आउटलेट नहीं होता, तो उस वक्त वो जो फ्लडिंग होती है उसको अर्बन फ्लडिंग नाम दिया जाता है। और अर्बन फ्लडिंग को किस तरह से बचाया जा सकता है, डेफिनेटली अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, सो दैट इज सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम। सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, तो ये सबसे बेहतर है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। लाहौर में एक दफ़ा एक मनसूबा बना था कि जो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर किया जाए, वो बुज़ार साहब के दौर में ये स्टार्ट हुआ था कि जो अर्बन फ्लडिंग है और बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जाए, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज प्रैक्टिस की जाए। उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि बाबा फरीद गांचकर बिलोंग्स टू विच सूफी ऑर्डर। तो जो सूफी सिलसिला है, तो बाबा फरीद गांचकर, उनका ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले से है। चिश्तिया सूफी जो सिलसिला है उनका ताल्लुक कौन से है। अगला सवाल है मैथ के हवाले से कि सिंपलीफाई 3/4 प्लस 2/3। अब इसको सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं बासानी कि 3/4 प्लस 2/3। अब इनका हमने क्या लेना है, दैट इज हमने एलसीएम ले लेना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। अब मैं 4 को डिवाइड करूँ, 12 के ऊपर 3 आएगा, 3 को ज़र्ब दे दूँ 3 से तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 3 को मैं डिवाइड करूँ 12 के ऊपर, 4 उसका जवाब आएगा, उस 4 को मैंने ज़र्ब देना है, यहाँ से प्लस क्या आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। 9 + 8 17, तो ये 17/12, 17/12, तो इसका सही जवाब है 17/12। और ये कैसे आया है, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया है। तो मैथ के हवाले से ये आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन नॉट टेल यू वाई आई एम लेट। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्यों लेट हूँ। हियर आई एम लेट इज बेसिकली ये नाउन क्लास, अगर क्लास के टाइप्स देखे जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आई सेड टू माई सिबलिंग्स डू यू वॉन्ट टू गो ऑन ए ट्रिप। नरेशन के हवाले से सवाल था, तो डेफिनेटली यहाँ पे सवालिया फिक्र है, तो हम सेड या सेड टू की बजाय क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं। मैंने आस्क कर दिया, आस्क के बाद टू नहीं लगता, आस्क माई सिबलिंग्स, और यहाँ पे इफ लगाया जाता है। याद रखिए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नरेशन में उसकी 2 टाइप्स होती हैं, या तो फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और फिक्रा लिखता हूँ, he said why do you waste your time।
वाई डू यू वेस्ट टाइम। अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, इस यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा। यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्वेश्चन वर्ड है बेटा। दैट इज अ क्वेश्चन वर्ड है बेटा ये। और जहां पे नरेशन का रूल है कि अगर फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आपका मास खत्म करने के लिए इफ लगाओ या वेदर लगाओ। लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो डेफिनेटली आपको क्या लगाना पड़ेगा, वही का वही जो वर्ड है लिखना पड़ेगा। तो मैंने इफ लगा दिया, उसके बाद फिक्रे को सिंबल करके चेंज करना होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सो ये बनेगा यू वांट टू गो ऑन ए ट्रिप। इसको यू को चेंज कर रहे हैं, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये इसका ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन बनेगा ही शी बनता है, लेकिन ये जमा की हालत में डेफिनेटली क्या बनेगा, दे बनेगा। सो दे प्रेजेंट इंडेफिनिट वांटेड टू गो ऑन ए ट्रिप, इसका सही जवाब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगर इसका सही जवाब देखा जाए, सो ही आस्क्ड, कामा खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाएंगे, वाई का वाई लगा देंगे। वाई यू है तो उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर्सन में लेके जाएंगे। वाई आई वेस्टेड माई टाइम, या वाई आई वेस्टेड टाइम है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद देखिए डेस्टिट्यूट, उसका एंटोनिम क्या होता है, एफ्लुएंट होता है। उसके बाद देखिए ब्रेक अ लेग मीन, जिसका मतलब है कि गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, के गुड लक खुशकिस्मती की बात है ये। वाटर इज फ्लोइंग डाउन द स्लोप, हेयर डाउन इज, ये बेसिकली एडवर्ब है, क्योंकि वाटर इज फ्लोइंग कहां पे फ्लो कर रहा है, डाउन, तो ये फ्लोइंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्क में मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये बेसिकली डाउन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट क्या है, ये एक एडवर्ब है। और एडवर्ब इंग्लिश में तीन चीजों को बयान करता है, याद रखिएगा। एक एडवर्ब किसी वर्ब को बयान करता है, और एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को बयान भी करता है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी बयान करता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश के रूल्स हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज विदाउट अ सी पोर्ट, इसमें कोई भी सी पोर्ट बंदरगाह नहीं है, दैट इज ताजिकिस्तान, याद रखिएगा जी। उसके माने के दियोमानी पीक इज एन अदर नेम ऑफ, कोई भी ये ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दिस, बेसिकली दैट इज राकापोची, उसका सही जवाब है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे पाई जाती है, तो उस हवाले से ये सवाल था। क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, इसको अगस्त मूवमेंट नाम दिया जाता है। बेसिकली ये 8 अगस्त 1942 में ये शुरू हुई थी, और उस वक्त ये शुरू हुई थी, इसको शुरू करने वाले कौन से थे, गांधी जी थे, महात्मा गांधी साहब। उन्होंने कहा था कि इंडिया छोड़ दो, और फिर उन्होंने सिविल और जो नाफरमानी है, सिविल डिसोबीडियंस, उनकी भी तारीख दी थी। लेकिन चूमी किस्मत, इस जिस दिन इन्होंने ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, उसके दूसरे ही दिन नेहरू साहब को और गांधी साहब को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाबंदी हासिल कर दिया था। तो यूं बाद में मुसलमानों भी इसके वर्ग जो चाल थे उसमें आने वाले थे, लेकिन क़ायद आज़म और दूसरे लीडर्स ने समझाया कि भाई ख्याल करो, ये तो गांधी जी की चाल है, लिहाजा इससे बच के रहो। तो ओवरऑल क्विट इंडिया मूवमेंट वाज गिवन भाई, तो ये गांधी जी ने दी थी, और कब दी थी, 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा ये दी थी। उसके पाकिस्तान जो है ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इसकी एक आइडियोलॉजी है, एंड दैट आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, ये इस्लामिक बेस्ड है, इसके बैकग्राउंड कोई ना कोई है, तो डेफिनेटली ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, एक आइडियोलॉजिकल रियासत है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हाउ मैनी क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो क्लासिकल स्टेट ऑफ मैटर हैं वो तो 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, मौजूदा जो रिसर्च ये कहती है, देयर आर 4 स्टेट ऑफ जो मैटर हैं वो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और चौथी स्टेट कौन सी है, दैट इज अ प्लाज्मा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। बल्कि मोस्टली साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा की हालत में है। बल्कि कुछ साइंटिस्ट, रिसर्चर ये भी कहते हैं कि प्लाज्मा इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज अ प्लाज्मा, प्लाज्मा ये है कि जब किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, तो उस वक्त वो मैटर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो मैटर को इस शक्ल में, द मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, वो प्लाज्मा से बनी हुई है। इसीलिए रीसेंट जो रिसर्च हैं, रीसेंट जो साइंटिस्ट एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि प्लाज्मा इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, इट इज नॉट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बाकी अब जो क्लासिकल थी स्टेट्स को, जो मैटर को डिवाइड किया गया था, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिवाइड किया गया था। उसके बाद कि जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, किताब का नाम है स्टैनले वेलपोर्ट की, ये लिखी हुई किताब है। उसके बाद कि क़ायद आज़म रीच्ड कराची ऑन विच डेट, 7 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म साहब
कराची में आ जाते हैं जी। फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ निशान हैदर पाने वाले पहले जो हमारे शहीद हैं वो कौन से हैं? कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद साहब। तकरीबन अब तक 11 जो हमारे फौजी शोहदा हैं उनको ये मिल चुका है, और उनमें से सिर्फ एक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है, बाकी तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। और वो सबसे कम उम्र जो है निशान हैदर पाने वालों में से हैं राशिद मिनास साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है, और बाकी का ताल्लुक सबका पाकिस्तान आर्मी के साथ है जी। उसके बाद देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1930 में हुई थी। अब अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखा जाए तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, 1931 एंड 1932 में ये हुई थी। अब पहली कब हुई थी? फर्स्ट 1930 जो 30 आई हुई थी। सेकंड कब हुई थी? 1931 में हुई थी। थर्ड कौन सी थी? 1932 में हुई थी। और जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी फर्स्ट, ये तीनों की तीनों लंदन में हुई थी। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। दूसरी में शिरकत की थी, यहां शिरकत की थी, ओके है। लेकिन वंस अगेन 1932 में वंस अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने शिरकत नहीं की थी। और फिर इसी 1932 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसी का ही एक आउटपुट है, आउट प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनता है। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो आउटपुट है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो किस शक्ल में आता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की शक्ल में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये सामने आता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कहाँ पे हुई है? लंदन में हुई हैं। और फिर इस हवाले से ये सवाल पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन कौन सी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेशन की थी? वो सिर्फ 1931 में की थी। मतलब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में हुई थी तीनों वैसे, तो वहाँ पे ये हुई थी। एक्चुअली अगर ये देखा जाए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और उस वक्त पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के दरमियान थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं उसको बेहतर किया जाए इंडिया के अंदर। सो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थी उस वक्त इंडिया में, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, ये बेसिकली पीस कॉन्फ्रेंसेस थी। पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज थी इन्होंने मिल बैठकर ये काम किया था कि भाई इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे काम किया जाए। ये भी बात सबसे अहम है कि इसका मेन मुद्दा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना था। तो ये भी सवाल है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सरबराही में हुई थी। इसके जो मेन होस्टिंग, जो मेन इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, साथ में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऑफ भी थी, और वो मिलकर ये चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, उस वक्त चूंकि सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाएं। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हवाले से सबसे अहम सवालात हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि विच रिवर ऑफ मडी रिवर जो अमेरिका का है वो मिसिसिपी रिवर को कहा जाता है। उसके माने कि हाउ मैनी टोटल गेम्स वर देयर इन 2020 समर पैरालंपिक्स में 539। उसका सही जवाब था डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के अंदर वो कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूट वो गंगा रिवर है। बेसिकली ये जाके फिर बांग्लादेश में जाके दोनों रिवर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद है कि लेजिस्लेचर ऑफ विच कंट्री पासेस द बिल ऑफ एसाइलम, ये इंडिया ने पास किया था, ऑस्ट्रेलिया ने पास किया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि भाई कोई अगर आना चाहता है इलाज के घर से या कोई वैसे पनाह लेने की घर से तो जी बिस्मिल्लाह। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये एक्ट जो था वो पास किया गया था, लेजिस्लेटिव कानून साजी की गई थी। उसके बाद है कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन टच स्क्रीन टू अलाउ मल्टीपल साइमल्टेनियस टचेस, वो क्या है? कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी उसको नाम दिया जाता है। तो ये आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल था। अगला सवाल है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन, वो कहाँ पे है? वो न्यू जर्सी के अंदर है। और व्हेन इंडियन पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट क्रॉसेस द लाइन ऑफ कंट्रोल बिफोर बालाकोट, ये 2019 स्ट्राइक जो था वो इससे पहले कब ये हुआ था वाकया? 1971 उसका सही जवाब था। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसका पहले नाम जो था वो सीज फायर था, लेकिन बाद में इसका नाम
LOC की वजह, LOC जो था बाद में रखा गया, इसका जो पुराना नाम था रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वो कौन सा था? दैट इज अ सीज फायर। जो पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक जो बाउंड्री है वो कौन सी है? दैट्स LOC, दैट्स अ लाइन ऑफ कंट्रोल बेटा। उसके बाद कि हु प्रेजेंटेड पुअर मैन्स बजट, वो लियाकत अली खान साहब ने शोरा वफाक जो बजट पेश किया था कि भाई टैक्सेस लगाओ तो अमीरों के लिए और जो सब्सिडी दो, रियायतें दो तो गरीब आदमी के लिए। तो गरीब आदमी के लिए एक बजट, एक टेक्निकल टर्म इन्होंने इस्तेमाल की थी, वो कौन सी है? दैट्स पुअर मैन्स बजट। व्हेन इंडियन आर्मी कैप्चर्ड कश्मीर, वो 27 अक्टूबर 1947 था और इसीलिए 27 अक्टूबर को ही ब्लैक डे, यौम स्याह मनाया जाता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड इन 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी और बाद में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल को ख़त्म कर दिया गया था 1911 में। याद रखिएगा ये भी है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम को बाद में कब ख़त्म किया जाता है? 1911 में, 1911 में इसको बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। अगले सवाल देखते हैं कि अगले सवाल कौन से हैं। दैट इज क्लीनेस्ट बीच नियर हब बलोचिस्तान, वो कौन सी है? गडानी बीच है जी। फर्स्ट एवर इलेक्शन हेल्ड इन विच कंट्री, सबसे पहले वो रिसेंटली अक्टूबर 2021 में कहाँ पे हुए थे? ये कतर में हुए थे, वो भी एक जमहूरी इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ आ गया था जी। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी उस वक्त उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कब बनाया गया था? आइन का हिस्सा 1985 में उसको हिस्सा बनाया गया था। हेड ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और हेड ऑफ द स्टेट अगर बात की जाए वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वो सदर साहब होते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, वो कीवी इसका सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारे पास सवाल है दैट इज वो बुर्ज खलीफा के बारे में है। इसको बुर्ज दुबई भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी। बुर्ज दुबई भी कहा जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? अभी तक ये दुनिया की जो है सबसे ऊंची इमारत है, बुलंदोबाला इमारतों में से है, स्काई किसिंग ये एक इमारत है। तो ये कहाँ पे है? ये दुबई में है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच इज रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग, वो किसका रिजल्ट है? बेसिकली मैरीन जो पोल्यूशन है उसका ये आउटपुट है जी। Who was appointed as head of Constitution Commission by अयूब खान? अयूब खान ने उस वक्त जस्टिस जो थे शहाबुद्दीन साहब, उनको ये मुकर्रर किया था। उसके बाद है कि ग्रेनेडा फैमिला इज ये ऑफ, ये कहाँ से है? इसका बार्सिलोना से ताल्लुक है। मोस्टली फुटबॉल की जो टीम है, फुटबॉल के हवाले से भी बार्सिलोना जो है ये बहुत ही मशहूर है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन रेट इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन रेट जो ह्यूमन के अंदर होता है बेसिकली वो 12 से 18 भी होता है, 14 से 18 भी होता है, इट्स वेरीज। ये 12 से 18 भी होता है, ये 12 से जो 14 से 18 भी होता है। लेकिन ये उस वक्त की बात है, ये नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट है, मतलब सांस लेने का जो एक हमारे पास मैकेनिज्म है, और ये जो रेस्पिरेशन है इसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का नाम भी दिया जाता है। बट जब हार्ड एक्सरसाइज की जाती है तो उस वक्त ये रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस लेना और सांस बाहर निकालना, फिर बाद में ये वेरिएशन स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये रेस्ट के हवाले से था। और मजीद अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, वो जब कोई इंसान हार्ड एक्टिविटी करता है तो उस वक्त क्या है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? जेडी वेंस हैं यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? वो 10 हैं। और 5 क्या है? वो वीटो करने वाले मेंबर्स हैं। और वीटो करने वाले मेंबर्स की तादाद कितनी है? वो 5 हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं बेटा, परमानेंट मेंबर्स वो 5 हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद इल्मुल इक्तिसादियात बुक वाज रिटन बाय, ये अल्लामा इकबाल साहब की मईशत के बारे में लिखी हुई किताब है इल्मुल इक्तिसादियात। अल्लामा इकबाल ने ये किताब 1903 में ये लिखी थी, इल्मुल इक्तिसादियात, याद रखिएगा जी, इल्मुल इक्तिसादियात। तो ये अल्लामा इकबाल साहब की ही लिखी हुई किताब है जी। उसके बाद व्हेन यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, वो यूरोपियन यूनियन को जब लेफ्ट किया था 31 जनवरी 2020 को उन्होंने गुड बाय कह दिया था यूरोपियन यूनियन को रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है, वो हमारे पास है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग डिस्टेंस टू द हर्डल इन 14 मीटर हर्डल्स रेस? जो रेस होती है जिसमें हर्डल्स को क्रॉस करना होता है तो जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितना होता है? दैट इज 45 मीटर। उसका सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए बिट कैन बी ट्रांसफर इन कंप्यूटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट एंड
दिस ट्रांसफर स्पीड इज मेयर्ड बाय, ये बेसिकली क्लॉक के हवाले से मेयर की जाती है। वेबसाइट सर्फिंग इज डन बाय, वो ब्राउजर जो होते हैं, जैसे वेबसाइट सर्फिंग होती है वो, जैसे क्रोम है, जैसे सफारी है, और भी हैं इसी तरह से पुराने। तो जो ब्राउजिंग की जाती है, वेब सर्फिंग की जाती है, वो कौन सा होता है? वो ब्राउजर होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर के हवाले से, ये टेक्नोलॉजी के हवाले से ये सवाल था। अगला सवाल है कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाई एरिया, वो कौन सा है? वो काजिकिस्तान, उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि PMA स्टैंड्स फॉर, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ओ PMA इसका अब्रीवेशन है, इसको इंग्लिश में बेटा एक्रोनम्स बोलते हैं, याद रखिएगा जी। और एक्रोनम्स मीन मुखफ़फ़ अल्फाज, फॉर एग्जांपल HEC स्टैंड्स फॉर जैसे हायर एजुकेशन कमीशन। इसी तरह से हमारे पास है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेम इज द केस UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया जाता है? एक्रोनम्स का नाम दिया जाता है बेटा। ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन विच ईयर? बेसिकली 2011 में, ये 2 मई 2011 का वाकया है। कहां पर वाकया है? एबटाबाद में। एबटाबाद में ये वाकया हुआ था। और उस वक्त जो अमेरिकन आते हैं और ओसामा बिन लादेन को फिर वो गिरफ्तार करके चले, जो किडनैप करके गिरफ्तार करके चले जाते हैं। तो उसका नाम क्या था? नेपच्यून स्पेयर उसका नाम था, इस ऑपरेशन का नाम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नेपच्यून स्पेयर इसका। और उस वक्त ओबामा साहब की हुकूमत होती है, और ओबामा साहब जो है इस ऑपरेशन को लीड कर रहे होते हैं, बड़ी आराम से पाकिस्तान में आते हैं और फौजी ऑपरेशंस करने के बाद ओसामा बिन लादेन के हवाले से। और फिर ये कब होता है? 2 मई 2011 को होता है, एबटाबाद में ये ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया जाता है उनकी तरफ से? दैट्स नेपच्यून स्पेयर नाम दिया जाता है। उसके बाद है कि हु हेडेड पंजाब बाउंड्री कमीशन, उस वक्त सर क्रैल रेडक्लिफ थे। उसके बाद है कि NPT नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ, ये जो वेपन्स हैं, वो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली फॉर्म्ड इन 1968 फॉर व्हाट पर्पस? टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स जो हथियार हैं, जौहरी हथियार, उनके फैलाव के हवाले से, कि इनके फैलाव को रोका जाए। तो उस वक्त NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो बनती है वो 1968 में बनाई जाती है। मेन पर्पस क्या होता है? कि जौहरी जो हथियार हैं उनके फैलाव में कमी लाई जा सके। अगला सवाल है बेटा, दैट इज कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ द एरिया इज 256 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा एरिया जो होता है, जो फार्मूला होता है, हमारे पास कोई भी स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है कि 4 साइडें बराबर होती हैं जी। तो एरिया का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, वो होता है कि साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, या ये भी हम कह सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो एरिया है वो कितना दिया गया हुआ है, वो 256 दिया हुआ है, तो मैं एरिया की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 256 इनटू साइड का स्क्वायर। तो अगर मैंने एक साइड मालूम करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं? अंडर रूट यहां पे भी लूंगा और यहां पे भी लूंगा। तो ये 250 का अगर 56 अंडर रूट लिया जाए वो 16 जवाब उसका सही बनता है। और इधर से क्या आ जाएगा? साइड। तो एक साइड जो है वो कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर होगी। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर का रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि साइड मल्टीप्लाइड बाई 4। तो साइड कितनी है हमारे पास? दैट इज 16 cm सेंटीमीटर है। तो 16 cm मल्टीप्लाइड बाई 4, 16 मल्टीप्लाइड 4 64 उसका सही जवाब है। और कैसे आया है? मैंने आसान तरीन करके बेटा आपको ये फार्मूला भी समझा दिया है। उसके बाद है कि स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल लाइंस टिल द एंड इज, वो सेम होती है, उसका सही जवाब है बेटा। उसके बाद है कि अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मुगल इन द एरा ऑफ, ये मोहम्मद शाह के दौर में उन्होंने जो थी उनको शिकस्त फाश दी थी। Name the wife of Holy Prophet who was the first custodian of Quran after the death of Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो वो कौन सी थी? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, उसका सही जवाब है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बनु उमैया देयर फैमिली मेंबर एस्टैब्लिश्ड अ किंगडम। उन्होंने कहाँ पे की थी? उंदलस के अंदर अपनी ये रियासत कायम की थी। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिव एडवाइस टू द होली प्रॉफिट ऑन विच इवेंट? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के हवाले से उन्होंने उस वक्त नसीहत दी थी।
उसके बाद मवाया लॉन्च्ड फर्स्ट नेवी इन द सिटी, मेडिटेरियन सी में उन्होंने सबसे पहले ये लॉन्च की थी। हु वाज द कमांडर ऑफ मुस्लिम इन द बैटल ऑफ कुदसिया, वो कौन थे? साद बिन अबी वकास उस वक्त के सिपह सालार थे। उसके बाद देखिए विच टाइप ऑफ नॉलेज इज इन म्यूटेड वेयर, हदीस उसको क्या नाम दिया? सर्टेन नॉलेज उसको नाम दिया जाता है। उसमें जो मुतवातर हदीस होती है उसका नाम क्या दिया जाता है? सर्टेन नॉलेज। उस हवाले से उसका सही जवाब था। अगला सवाल है दैट इज कि रफ अप इडियम मीन उसका मतलब क्या होता है? टू बीट, टू अटैक, बहुत ज्यादा गुस्से हो जाना, उसका सही जवाब है। उसके बाद माई अरेबिक इज नॉट सो गुड बट इट इज नॉट एनफ टू गेट बाई, उसका सही जवाब होता है रेस्पेक्टेड। फ्रेजल वर्ब के हवाले से उसका सही जवाब है। विच प्रपोजिशन इज यूज? फेड अप विद होता है हमेशा जी, मैं फेड अप हो गया हूं जनाब जी, मैं बस इससे जिसे कहते हैं कि लबरेज हो जाना, किसी से जी युक्त आ जाना, फेड अप विद, ठीक है। उसके बाद एक रिप्रोच एंटोनिम दैट इज प्रेज होता है। उसके बाद एक बैड हैबिट्स विल ओनली लीड यू टू डिसग्रेस होता है रेस्पेक्टिव। लीड के साथ प्रपोजिशन का इस्तेमाल लीड टू होता है। कुछ ऐसे प्रपोजिशन होती हैं फिक्स प्रपोजिशन वर्ब्स के साथ फिक्स्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल अबार्ड, बाय, एक्ट अपॉन, नॉक एट, और इसी तरह से इंटरेस्ट इन। सेम इज लाइक कुछ ऐसी होती हैं जो वर्ब्स एडजेक्टिव के साथ फिक्स होती हैं, लाइक सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, ये एडजेक्टिव के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन है रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है उर्दू के हवाले से है कि आफत का पर काला होना, मतलब वो तो आफत का पर काला है। मुसीबत के हवाले से जब भी बात आती है तो किसी को जब कहा जाता है ये आफत का पर काला है, देखते हुए आफत आ जाती है जी। उसके बाद है कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर ये हो ही नहीं सकता। मुश्किल अगर काम करना है तो मुश्किलात तो आएंगे डेफिनेटली, ये तो नहीं हो सकता कि दरिया में रहें और मगरमच्छ से बैर, ये नहीं है। उसके बाद कि कौमी तराना किसने लिखा था? ये अबुल असर हफीज जलहंदरी साहब ने लिखा था। अबुल असर हफीज जलहंदरी साहब ने लिखा था। और इसमें टोटल कितने स्टैंजाज हैं? 3 स्टैंजा हैं। टोटल स्टैंजा कितने हैं? वो 3 स्टैंजा हैं। और फिर इसमें टोटल लाइंस कितनी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 15 इसमें लाइंस हैं। और फिर कौमी तराना जो है इसकी जो धुन है इसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? वो 80 सेकंड होता है, याद रखिएगा। अगर बाउस्कत कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल आता है कि 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स, तो ये भी ठीक है डेफिनेटली कि 80 सेकंड्स के हवाले से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और फिर इसमें कुल अल्फाज कितने इस्तेमाल हुए हैं? वो 49 अल्फाज है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वो कितने हैं? 49 अल्फाज हैं। और फिर ये सबसे अहम सवाल है कौमी तराने के हवाले से। कौमी तराना जो है ये टोटल किस में लिखा हुआ है? फारसी में लिखा हुआ है। इसमें उर्दू का सिर्फ एक हर्फ है, वो है काफ, याद रखिएगा। और फिर कौमी तराने के हवाले से ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है, इसकी धुनें किसने कंपोज की थी? याद रखिएगा, ये अहमद जी चागला ने लिखी थी। इसकी जो कंपोज्ड बाय अहमद जी चागला। उसके बाद है कि रस्सी जल गई पर बल ना गया, मतलब है कि किसी की आदत ना गई। रस्सी जल गई पर इसमें बल उसी तरह से था, मतलब वो जो कहते हैं ना कि आदत जो है वो सर के साथ होती है, जब तक सर नहीं जाएगा आदत नहीं जाएगी। मतलब क्या? रस्सी जल गई फिर भी बल ना गया, इसका मतलब वो जो खम था ना वो उसी वक्त ही जारी था, रस्सी के जलने के बावजूद भी, यानी कोई आदत जो है वो बिल्कुल नहीं हटने वाली। उसके बाद है कि दीदे का पानी मर जाने का मतलब क्या है? कि बेशरम हो जाना, शेमलेस हो जाना, कोई भी उसको शर्म ना आ जाना। तो उर्दू के हवाले से ये सवाल थे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं कि आगे कौन से सवाल आते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। वो है कि ये मुंह और मसूर की दाल, इसका मतलब क्या है? कि किसी के काम ना आना ये किसी के काम आ सकता है। उसके माने कि वो मदरसे में पढ़ने गया, इसमें इस्म ज़र्फ मकान कौन सा है? मदरसा है। और इस्म ज़र्फ मकान वो होता है जो किसी जगह को या मकान को ज़ाहिर करे। फॉर एग्जांपल बाज़ार है, फॉर एग्जांपल मस्जिद है, सेम इज़ द केस कि कोई बंदरगाह है, ठीक है। तो ये क्या है? ये किसी जगह को ज़ाहिर करते हैं। और इस्म ज़र्फ ज़मा क्या होता है? इस्म ज़र्फ ज़मा जो किसी ज़माने को ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पर आज, कल, परसों, तरसों, सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? ये हमारे पास सुबह, शाम, दोपहर ये कहलाते हैं इस्म ज़र्फ़े ज़मा कहलाते हैं। और फिर ये भी सबसे ज़्यादा गलतुल आम जो मुहावरा अक्सर औक़ात इस्तेमाल करते हैं कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, ये भी कमीशन के इम्तिहानात में आ सकता है। गलत फ़िक्रा है बिल्कुल
कि भाई सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। ये बिल्कुल गलत है जी। क्यों? ये जो सवारी होती है ना, जिस पर हम सवार होते हैं, इसका मतलब एक गाड़ी क्या है, सवारी है। कोई जो बस है, कार है, वो कौन सी है, सवारी है। तो क्या बस या कार वो खुद हिफाजत कर सकती है? भाई सवार अपनी हिफाजत खुद करे, याद रखिएगा जी, सवार अपनी हिफाजत खुद करे। तो उस हवाले से ये मोस्ट जो रिपीटेड और अहम क्वेश्चन है कि गलतुल आम जो बन चुके हैं। इसी तरह से तोता भी गलतुल आम है, वो तो ऐसे नहीं बल्कि ते नुकत वालों से लिखना ये सही है। उसके बाद है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो हाथी जो जिन दांतों से खाता है वो और होते हैं, जो बाहर के दांत होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। दिखावा कुछ और होता है और असल हकीकत कुछ और होती है। तो मतलब ये है कि किसी को धोखा देने के हवाले से कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद के शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये क्या है? ये मजाज बसल है। बेसिकली जब हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से, तो उर्दू में यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुई है उसका सही जवाब क्या है? वो मजाज मुरसल उसका सही जवाब है।